नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारत संस्कारों की जर्नी चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पेरेंटिंग पर ये मेरा दूसरा वीडियो है और आज मुझे 4 to 6 मंथ्स में बेबी के सारे डेवलपमेंट के बारे में बताना था, पर कुछ बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं जो 0 to 3 मंथ्स में भी रिलेट करते हैं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं उन्हीं को आंसर करूँगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। जी हाँ, बेबी को एक्सरसाइज करवाना चाहिए, मैं ये आपको बताना भूल गई। लेकिन एक्सरसाइज करवाना की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज करवाने से सारे बेनिफिट ही बेनिफिट है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जो भी सिंपल जेंटल एक्सरसाइज बताई जाती है, जैसे दोनों पाँव को घुमा के उसको साइकिलिंग करवाना, दोनों हाथों को क्रॉस करके ऐसे हाथ मोड़ने वाली एक्सरसाइज करवाना, घुटने मोड़ने वाली एक्सरसाइज करवाना, तो जो भी सिंपल और जेंटल एक्सरसाइज बेबी के लिए बताई जाती है, घर में बड़े जनरली वो बता ही देते हैं या आपको भी समझ आ ही जाता है, तो वो सारी एक्सरसाइज आप अपने बच्चे को ज़रूर करवाएं। वो हर तरह से बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू बाथिंग। हाँ, मैंने बताया है कि बच्चे को रोज़ नहलाना चाहिए, और अभी जैसे कोरोना टाइम भी चल रहा है, प्लस मैंने भी कोई भी मालिश वाली आंटी नहीं रखी थी, तो रोज़ बच्चे को नहलाने में बाथिंग टब को यूज़ करना इजी होता है। उसमें आप इजीली बच्चे को बहुत कंफर्टेबली पकड़ पाते हैं, संभाल पाते हैं और अकेले भी मैनेज कर पाते हैं, तो यू कैन यूज़ दैट। उसके बाद एक पॉइंट जो मैं आपको बोलना भूल गई थी वो ये है कि मैंने आपको बोला है कि बच्चे को रोज़ नहलाइए, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, नो डाउट इन दैट। बहुत सारे जेंटल वॉश, बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी सोप्स अवेलेबल हैं, बट फिर भी कहीं जाके मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ अप्लाई करने से वो बेबी की बॉडी को थोड़ा सा ड्राई या हार्श बना सकते हैं। सो हम उसको ऑल्टरनेट डेज़ पे यूज़ कर सकते हैं। डोंट यूज़, आप उसको रोज़ मत लगाइए, जबकि ऑल्टरनेट डेज़ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे इंडिया में बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत सब लोग वैसे करते हैं कि नहलाने के बाद बच्चे के गर्दन पे बहुत सारा पाउडर लगा देते हैं। देखिए, उस टाइम बेबी का नेक उतना अच्छे से खुला हुआ नहीं होता है, उसके चेस्ट और उसके नोज़ के बीच का स्पेस भी बहुत कम होता है। तो जब हम इतना सारा पाउडर बेबी को लगा देते हैं तो क्या होता है ना कि सांस के थ्रू वो पाउडर के बारीक बारीक कण बेबी की नाक में होते हुए वो आपकी चेस्ट बेबी के चेस्ट में जमते जाते हैं, विच इज़ अ बैड प्रैक्टिस। आपको वो पाउडर उतना ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपको बहुत ज़रूरत लगता है, आपको लगता है कि बेबी का यहाँ पे पूरे टाइम चिपका रहता है, उससे स्वेटिंग होता है, कुछ होता है, तो आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कहीं कहीं थोड़ा कट रहा है या फिर कोकोनट ऑयल से उतना ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ आप अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा पाउडर आप लगा सकते हो, जितना उस जगह पे एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन बहुत सारा पाउडर अप्लाई करना बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए उसका आप ध्यान रखिए। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काजल लगाना। तो हमारे यहाँ हमेशा से चलता है कि बेबी को काजल लगा दो, वो आगे भी उसके बच्चे की आँखों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि बाज़ार का काजल तो ना यूज़ करे तो वो बेटर है। आप घर में इसको काजल बना सकते हैं। मेरी दादी, नानी, मम्मी, ये सब लोग भी मुझे ऐसे बताया करती थी कि बादाम को पीस के बाती में लगा के, या फिर नीम को ऐसे ही घिस के, नीम की पत्ती को उसको बाती में लगा के ड्राई करके, फिर शुद्ध देशी गाय के घी में उसको जला के, वो कटोरी ढक के जो बनाते हैं, या फिर सिंपल काजल मेकर्स जो आते हैं उसमें आप बना सकते हैं, या सिंपल देशी गाय के घी में बाती को भिगो के उससे भी काजल बनाया जाता है। तो ये काफ़ी सारी इंडियन प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमें ध्यान रखना होता है वो रहता है कि ये सारे प्रोसीजर में, एक तो जब आप बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब कहीं पे भी डस्ट पार्टिकल उसके काजल के साथ ऐड ना हो। एक आपको सच में वही शुद्ध देशी गाय का घी मिले तो ही वो उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट करता है।
उसके बाद मुझे लगता है कि जो मदर उसको अप्लाई कर रही है उनके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून पूरी तरह साफ़ होने चाहिए और लगाते वक्त बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जनरली वो ढंग से लगवाते नहीं हैं, तो उनको लगवाते वक्त कभी चोट लग सकता है। तो अगर आप काजल लगाना ही चाहते हैं तो आपको ये 2-3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना होगा। एक तो इन्फेक्शन और एक बच्चे को किसी भी तरह से हार्म ना पहुँचे। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रख पाते हैं तो हाँ, आप काजल लगा सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक इंडियन प्रैक्टिस है, मतलब मैंने नॉर्थ इंडिया में कहीं-कहीं जगह उसको देखा है। उसमें क्या होता है कि स्पेशली बेबी बॉय के जब वो नया-नया बॉर्न ही होता है, उसके बाद उसके चेस्ट के निप्पल को प्रेस करके कुछ लिक्विड निकाला जाता है, मतलब ऐसे मालिश वाली आंटी और ये इस तरह से करती हैं। तो आई वुड से दिस इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। आप उनको बिल्कुल भी अलाउ मत करिए ऐसा करने के लिए। ये लॉन्ग रन में बेबी को हार्म ही पहुंचाता है। देखिए बच्चा अभी मदर की वूम्ब से आया है, मम्मा मतलब बच्चा अभी माँ के पेट से आया ही है, उसमें बहुत सारे अभी अपनी मदर के हार्मोन्स है, लेकिन उसको इस तरह से कुछ भी करना इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। मतलब सब चीज़ें टाइम से हील हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से कोई भी करता है या आपको बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, तो प्लीज़ उन्हें मना करिए। ये बिल्कुल भी सही एक्टिविटी नहीं है और ये हमें नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग ग्राइप वाटर। जी हाँ, ग्राइप वाटर घुट्टी ये भी हमारे देश में बहुत प्रचलित है और घर घर में बोला जाता है कि हाँ, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है घुट्टी दे दो। इवन मुझे भी जब चीकू के बाद मतलब ऐसा होता था ना कि उसको कभी पेट में दुख रहा है कुछ भी है, तो मुझे सजेस्ट किया जाता था। तो मैंने इस पे थोड़ा स्टडी किया था, तो मुझे पता लगा कि ग्राइप वाटर होता क्या है। ग्राइप वाटर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स से मिला के एक लिक्विड बना के देते हैं, जो बोला जाता है कि बच्चे के कोई भी स्टमक प्रॉब्लम है तब आप उसको दे दो तो वो ठीक हो जाएगा। जब मैंने इस पे थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ग्राइप वाटर टोटली बैन है। बैन है मतलब वहाँ के कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी केमिस्ट स्टोर, मेडिकल स्टोर्स वो किसी को भी दे ही नहीं सकते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर, लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और ये सारी जो मेडिसिनल हर्ब्स होती है इनको प्रिजर्व रखने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग फॉर मी कि इतना छोटा बच्चा है उसको क्यों हम थोड़ा भी सोडा दें। मतलब आज जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी मदर सोचती है कि बच्चों को सोडा क्यों देना है। और शुगर के लिए तो 1 साल तक मना होता है कि बच्चों को शुगर नहीं देना है। फिर अल्कोहल, फिर प्रिजर्वेटिव्स, मतलब जो बच्चा इतना छोटा है उसे हम ये सारी चीज़ें क्यों दें। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी देखिए बच्चा मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हमें नया एनवायरनमेंट मिलता है, हम किसी नई जगह जाते हैं तो थोड़ा टाइम हमारा स्टमक डिस्टर्ब रहता है या हमें उस जगह से मतलब कोप अप करने में, थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। और बाद में भी इट्स यूजुअल कि कभी भी गैस बन रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, तो ये जनरली चलता रहता है। इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा में ऐसा क्यों देना है। फिर हमारी इंडियन प्रैक्टिसेस भी बोलती है कि बेस्ट है कि आप बच्चे को पूरी तरह एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर ही रखो। तो फिर हम अगर अवॉइड कर सकते हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर गैस हो गया है बच्चे को तो कुछ कुछ पाँव मोड़ के कुछ ऐसे पॉस्चर्स बनाए जाते हैं जिसमें बेबी का आराम से गैस पास हो जाता है। या फिर एकदम रामबाण इलाज होता है, हींग सभी के घर में अवेलेबल होता है, उसको ज़रा सा पानी में घोलिए और उसके नेवल पे लगा दीजिए। उससे भी बहुत जल्दी गैस पास होता है और वो बहुत अच्छा होता है, ईजी होता है, एक्सटर्नल यूज़ है, आप किसी भी तरह से बेबी को अंदर कुछ नहीं दे रहे हैं। तो आई सजेस्ट मतलब दिस इज़ माई ओपिनियन कि ग्राइप वाटर जहाँ तक पॉसिबल हो अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डाइपर। ओके,
सी डायपर के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि डायपर का जो इन्वेंशन हुआ है वो स्पेसिफ़िकली मदर्स की बहुत 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 हेल्प के लिए हुआ है। आप एक डायपर यूज़ करो, बच्चे को कहीं भी लेके जाओ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है कि गंदा हो जाएगा, मुझे चेंज करना है वहाँ पे, फिर कहाँ सुखाना है, कहाँ धोना है, कुछ भी करना है। तो वो सारी टेंशन से आप बच जाते हो जब आप डायपर यूज़ करते हो तो। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैंने इस पे भी एक रिसर्च पढ़ा था, उसमें था कि एक डायपर को डिकम्पोज़ होने में अराउंड 250 to 300 ईयर्स लग जाता है। तो ये मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि मतलब अगर मेरी थोड़ी सी मेहनत से, अगर मेरे नेचर की इतनी मेहनत बच जाती है तो मैं ऐसा क्यों ना करूं। पर फिर अगेन आई वुड से कि हर इंसान को ये डिसीज़न अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। आपका नॉर्मल हुआ है या आपका सिजेरियन हुआ है, आपकी स्लीप साइकिल कैसी रह पा रही है, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको डायपर यूज़ करना है, नहीं करना है, उस अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना है। क्योंकि एज सच मुझे लगता है कि डायपर को यूज़ करने का कोई मेजर हार्म नहीं है। आप एक अच्छा सा रैश क्रीम अप्लाई करो, हर 2 से 3 घंटे में डायपर चेंज करो, तो बेबी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। बट आई वांट टू ऐड वन थिंग कि मैंने डायपर जब यूज़ नहीं किया, या मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं किया, मैंने कम अमाउंट में डायपर यूज़ किया, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे बेबी को मुझे कभी कोई पॉटी ट्रेनिंग देना ही नहीं पड़ा। आज बहुत सारी मदर्स ये सवाल पूछती है बेबी को पॉटी ट्रेनिंग कब से देना है, कैसे देना है, क्या क्या करना है। तो मुझे लगता है कि मुझे वो सब कुछ कभी करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब वो बहुत छोटा सा था, जब वो सूसू कर देता था, गीला हो जाता था, तो वो रोता था, मैं जाके चेंज करती थी। पॉटी कर देता था तब मैं जाके चेंज करती थी। मैं बोलती थी ओ बेबी आपने पॉटी कर दिया, अभी मुझे साफ़ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसे समझ आता था कि कुछ चेंज, मतलब कुछ चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। साथ ही मुझे भी समझ आने लग गया था थोड़े ही टाइम में क्या क्या टाइम के ड्यूरेशन में उसे सूसू जाना होता है, किस किस टाइम, मतलब वो पॉटी के लिए भी मुझे क्या क्या क्लूज़ देता है, या जब उसको पॉटी जाना होता है उससे पहले उसका फेस कैसा बन जाता है, उसकी रिएक्शंस कैसी होने लग जाती है। मतलब हर बेबी कुछ ना कुछ अलग तरह से रिएक्ट करने लग जाता है। तो एक दोनों के बीच में वैसा आराम से अंडरस्टैंडिंग बन गया और बहुत जल्दी वो पॉटी ट्रेन हो गया। तो मुझे कभी उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करना पड़ा। पहले मुझे ऐसे बहुत लगता था, बिकॉज़ मैंने बहुत जगह ऐसे ऑब्ज़र्व किया था कि बहुत सारे पेरेंट्स मतलब 2-2 ढाई-ढाई साल का बच्चा हो जाते हैं, फिर भी वो मतलब डायपर में पॉटी कर दिया और 1-1 घंटा उसमें, मतलब वो उनको पता ही नहीं चलता उस जगह पे कि मतलब कुछ ऐसा हो गया है, वो अपने पेरेंट्स को जाके बोले कि हमें चेंज कर दो या ये हटा दो, क्योंकि उस जगह की वो सेंसेस उनके डेवलप ही नहीं हुए होते हैं। जो नॉर्मल बच्चे जिनको आप उतना डायपर यूज़ नहीं करवाओगे तो उन्हें वो चीज़ें बहुत जल्दी पता चलेगी। कभी गलती से उन्होंने कभी अपना मतलब उसमें कर भी दिया, तब भी वो रोएंगे, वो बोलेंगे, वो किसी भी तरह से आपको बता देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट था कि मैंने डायपर कम यूज़ किया, तो इसके लिए मुझे ऐसा हुआ। बट स्टिल आप अपने डिसीजंस में अपने हिसाब से लीजिए। मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट टमी टाइम। जी हाँ, बेबी को टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए। टमी टाइम मतलब बच्चे को उल्टा लेटाना, पेट के बल थोड़ी देर उल्टा लेटाना। तो हम इसे बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। मतलब बेबी का जैसे ही वो जो नेवल के ऊपर एक्स्ट्रा कॉर्ड होता है वो जैसे ही निकलता है, एक आध दिन बाद जब वो पूरी तरह हील हो जाता है, उसको निकालना किसी भी तरह से नहीं है, उसको अपने आप निकलने देना है। तो जैसे ही वो निकल जाता है उसके बाद से आप टमी टाइम देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए 4 to 6 मंथ्स तक तो बेबी खुद थोड़ा टमी टाइम लेने लग जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है पलटी लेना सब कुछ। लेकिन शुरू में बेबी के हाथ में, बेबी के नेक में, बेबी के शोल्डर्स में वो स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो जब भी मदर उन्हें टमी टाइम दे तो ध्यान रखें कि बेबी जागा हुआ हो, प्लस आप उसके साथ पूरी तरह हो।
मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टमी टाइम दिया और आप 1 मिनट के लिए भी कोई भी फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं। देखिए मतलब बच्चा ना अपना नाक ऐसे नीचे दबा सकता है, विच कैन बी डेंजरस। सो आप जब भी उसको टमी टाइम दें तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि बेबी के बेड पे कोई भी बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज़ या ब्लैंकेट या कुछ भी एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल ना हो। उनमें भी बेबी अपना नाक घुसा के कभी भी मतलब ऐसा हो सकता है कि वो एकदम से पलट नहीं पाता, हटा नहीं पाता, दूर हो नहीं पाता। तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। उसके बाद मतलब आप उसको आराम से टमी टाइम दीजिए। शुरू में आप 2 और 5 मिनट से स्टार्ट करिए, दिन में 2-3 बार करिए ऐसे। उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, जो बहुत इजीली सारी चीज़ें हैंडल हो जाती है। सो आई सपोज़ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।